हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ईसीएस। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्या होती हैं, ईसीएस क्या होता है, उसके बारे में ही ये पूरा लेक्चर है। इसमें हम ईसीएस डेबिट क्या होता है, ईसीएस क्रेडिट क्या होता है, और ये डिजिटल बैंकिंग में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, ईसीएस, एनएसीएच, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, है ना, आईएमपीएस। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, चाहे जिस भी लेवल का एग्जाम हो। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं कई बार तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है ईसीएस, ओके। और एनएसीएच का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है फ्रेंड्स मैनी टाइम्स। एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एनएसीएच होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है, और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का, ओके। और ईसीएस क्या कैसे यूज होता है, तो जैसे आपको बहुत सारे लोगों से अगर पैसा इकट्ठा करना है, बहुत सारे लोगों से पैसा अगर इकट्ठा करना है, अब ये किस केस में होता है, जैसे मान लीजिए ये बैंक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर उसके 1 करोड़ कस्टमर ने लोन ले रखा है, तो हर महीने उसे 1 करोड़ कस्टमर के खाते से पैसा इकट्ठा करना होता है। अब अगर 1 करोड़ कस्टमर के खाते से आप पैसा मैनुअली इकट्ठा करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। उसी जगह पर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज आपकी हेल्प करता है, जो इस काम को ऑटोमेटिक कर देता है। ऑटोमेटिकली ही उस पर्टिकुलर डेट पर हर एक कस्टमर के खाते से उतना पैसा जितना कटना चाहिए उतना कट करके इकट्ठा हो जाता है। तो एक तरीका ये हो गया। तो इसमें ईसीएस, इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ईसीएस डेबिट बोलते हैं, और इसी तरीके से ईसीएस क्रेडिट भी होता है। अभी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ईसीएस होता है। ईसीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट आर रिसिप्ट। तो ध्यान रखिएगा, पेमेंट भी की जाती है और पैसा, रिसिप्ट का मतलब पैसा आपके पास आता भी है। पेमेंट करने का मतलब पैसा आपने किसी को दिया, रिसिप्ट होने का मतलब आपने पैसा किसी से पाया, ठीक है। तो ईसीएस जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट होता है या रिसिप्ट होती है फॉर ट्रांजेक्शन दैट आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। जो ट्रांजेक्शन पीरियोडिक हैं और रिपीटेटिव हैं, जो बार बार होती हैं, जैसे हर महीने आपके खाते से 10,000 रुपये कट कर डिडक्ट होकर के जाता है, या हर महीने आपके खाते से 4,000 रुपये सुकन्या समृद्धि अकाउंट के डिडक्ट होकर के जाते हैं। तो इस तरीके की जो पेमेंट होती है फ्रेंड्स, उनको ईसीएस के थ्रू किया जा सकता है। ईसीएस इज यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग बल्क पेमेंट ऑफ अमाउंट टुवर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, और फॉर बल्क कलेक्शन ऑफ अमाउंट टुवर्ड्स, जैसे टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर ड्यू, सेस, टैक्स कलेक्शन, लोन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, ईटीसी। तो ध्यान रखिएगा, ईसीएस को इंस्टीट्यूशन द्वारा यूज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके लिए? बल्क में अगर पेमेंट करनी है। अगर कोई इंस्टीट्यूट बल्क में पेमेंट करना चाहता है, जैसे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए 2 लाख एम्प्लॉई हैं, तो उन सभी को हर महीने सैलरी जाती है, तो उस केस में बल्क पेमेंट की जा रही है, हर एक एम्प्लॉय के खाते में पैसा डाला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो कंपनियां होती हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, तो वो भी इंटरेस्ट, हर एक अकाउंट में इंटरेस्ट डाला जाता है, हर व्यक्ति को सैलरी, उसकी पेंशन। तो इस तरीके से मतलब बल्क में जब आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना हो, देना हो, तो उस केस में भी ईसीएस यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर बल्क में आपको कलेक्शन करना है, पैसा इकट्ठा करना है, जैसे टेलीफोन का बिल है, हर मान लीजिए 1 करोड़ कस्टमर है आपके, तो 1 करोड़ कस्टमर के खाते से आपको टेलीफोन का बिल इकट्ठा करना है। इलेक्ट्रिसिटी इसी तरीके से पेमेंट हो गई, वाटर टैक्स हो गया, है ना, टैक्स का कलेक्शन खुद हो गया। लोन की इंस्टॉलमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे बढ़िया एग्जांपल लोन का इंस्टॉलमेंट है। अब अगर मान लीजिए किसी बैंक में 20 करोड़ कस्टमर हैं और हर एक 20 करोड़ कस्टमर ने लोन ले रखा है, तो इन 20 करोड़ कस्टमर के खाते से पैसा हमें डिडक्ट करके एक जगह इकट्ठा करना है, बैंक के खाते में इकट्ठा करना होता है। तो उस केस में ईसीएस हमें फ़ायदा कर सकता है। ईसीएस हमें म्यूचुअल फंड का प्रीमियम इकट्ठा करने में, इंश्योरेंस का प्रीमियम इकट्ठा करने में भी हेल्प कर सकता है। तो क्लियर हो जाती है बात मेरे ख्याल से, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी रह नहीं जाती है। ईसीएस इंक्लूड ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड अंडर एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनएसीएच ऑपरेटेड बाई, और एनएसीएच ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई द्वारा ऑपरेट किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात समझ लीजिएगा, ईसीएस और एनएसीएच में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज जो होती है फ्रेंड्स, और एनएसीएच दोनों एक ही चीज़ है। फिर डिफरेंस क्या है? ईसीएस ऐसे समझ लीजिए ये लोकल लेवल पर ऑपरेट करते हैं, जबकि आरबीआई ने कोशिश ये की है एनएसीएच ला करके कि हम क्या करेंगे, ईसीएस को धीरे धीरे खत्म कर देंगे और पूरे देश में सिर्फ एनएसीएच चलाएंगे। क्लियर हो जाती है बात, ठीक है।
तो यही इतना डिफरेंस है। बाकी अगर NaCH और ECS में अगर आप डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगले लेक्चर में हम NaCH के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि जैसे ECS में ECS डेबिट होता है, वैसे ही NaCH में NaCH डेबिट होता है, वो भी सेम ही काम करेगा। तो बस डिफरेंस ये है कि ECS जो होता है वो थोड़ा एक तरीके समझ लीजिए लोकल लेवल पर है, मैनुअल काम करता है, जबकि जो NaCH है फ्रेंड्स वो सभी मतलब RBI के द्वारा लाया गया है, NPCI के मतलब अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन NPCI है, तो NPCI RBI के द्वारा लाया गया है और NPCI ने NaCH का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया है ताकि धीरे धीरे ECS कॉन्सेप्ट को खत्म किया जा सके। तो एक तरीके से हम ECS जो है मानेंगे कि NaCH का एक सब्सटीट्यूट है फ्रेंड्स। ओके, यही इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम ही है फ्रेंड्स। ओके, अब हम बात करेंगे ECS के वेरिएंट की। तो ECS के दो वेरिएंट होते हैं फ्रेंड्स, एक तो ECS क्रेडिट, दूसरा होता है ECS डेबिट, और दोनों की डेफिनेशन आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स पहली बात ये, ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ओके, ECS का यूज हम कहाँ पर करते हैं? उन पेमेंट को करने के लिए या उन पेमेंट को रिसीव करने के लिए जो रिपीटेटिव और पीरियोडिक नेचर की होती है, यानी हर महीने आपके खाते से पैसा कट रहा है या हर महीने आपके खाते में सैलरी आ रही है, इस तरीके के। तो ECS का यूज जो है सभी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है बल्क में पेमेंट करने के लिए। बल्क में पेमेंट किन काम के लिए किया जा सकता है? डिविडेंड देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, सैलरी, पेंशन, और ये काम NaCH के थ्रू भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, और बल्क में कलेक्शन करने के लिए, जैसे टेलीफोन का बिल कलेक्ट करिए सभी कस्टमर से, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर ड्यूज का, टैक्स कलेक्शन करिए, लोन इंस्टॉलमेंट करिए, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड करिए, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं ECS में फ्रेंड्स। ओके, तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा सकता है फ्रेंड्स वो ये होगा कि एक कंपनी है, उसे अपने सभी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, उसके लिए वो कौन सा मेथड यूज कर सकती है? तो ध्यान रखेंगे ECS मेथड यूज कर सकती है। इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम मल्टीपल कस्टमर के खाते से हमें डिडक्ट करना है हर महीने, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं या कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो वी कैन यूज ECS यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ECS जो है, ECS में NaCH की ट्रांजेक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है, और NaCH कौन ऑपरेट करता है? NPCI द्वारा ऑपरेट किया जाता है। मैंने आपको बताया NaCH और ECS एक ही चीज़ है। NaCH इसीलिए लाया गया है ताकि ECS का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जाए, फेज आउट कर दिया जाए। अब ECS के दो वेरिएंट है फ्रेंड्स, एक तो ECS क्रेडिट है, दूसरा ECS डेबिट है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें अभी डिटेल में पढ़ना है और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ECS क्रेडिट क्या होता है? ECS क्रेडिट इज यूज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन फॉर अफोर्डिंग क्रेडिट टू लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। ये डेफिनेशन, ये बात आपको अपने दिमाग में बैठानी होगी कि ECS क्रेडिट का मतलब होता है हम पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, यानी किसी नहीं, मल्टीपल कस्टमर के खाते में हम पैसा क्रेडिट कर रहे हैं। यानी अब ये कौन सा केस हुआ? सैलरी देने वाला केस हुआ या लोन की इंस्टॉलमेंट लेने वाला केस हुआ? तो देखिए ECS क्रेडिट में हम मल्टीपल बेनिफिशियरी के खाते में क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब सैलरी क्रेडिट की जाती है। ओके, तो एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ECS क्रेडिट के केस में हम क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी के खाते में पैसा क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी के खाते में पैसा क्रेडिट करते हैं। जैसे एम्प्लॉय हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, पेंशनर हो गए, उनके बैंक अकाउंट में, अगर एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं? सैलरी क्रेडिट कर सकते हैं। पेंशनर के खाते में पेंशन डालते हैं। इन्वेस्टर्स के खाते में जो डिविडेंड वगैरह आता है वो पैसा हम डालते हैं, है ना। ये चीज़ें ECS क्रेडिट के थ्रू होती हैं। द पेमेंट इंक्लूड सैलरी फॉर एम्प्लॉय, डिविडेंड फॉर इन्वेस्टर एंड इंटरेस्ट एंड पेंशन वगैरह पेंशनर के लिए, या इंटरेस्ट तो सभी कस्टमर के खाते में भी जाता है। तो ध्यान रखेंगे ECS क्रेडिट क्या होता है? जब बहुत सारे खातों में पैसा क्रेडिट किया जाता है उसे ECS क्रेडिट कहेंगे। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्वेश्चन इसी से सीधे पूछा जाता है कि ECS क्रेडिट क्या होता है। मल्टीपल बेनिफिशियरी के खाते में पैसा क्रेडिट करना, मल्टीपल बेनिफिशियरी के खाते से पैसा डेबिट करना, है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बना करके कंफ्यूज करके 4 ऑप्शन देते हैं और आप गलतियां कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे ECS क्रेडिट उसे कहेंगे जब मल्टीपल बेनिफिशियरी के अकाउंट में हम पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए इसे ECS क्रेडिट कहा जाता है, क्योंकि पैसा क्रेडिट किया जा रहा है किसको? बेनिफिशियरी को फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में ECS क्रेडिट पेमेंट आर इनिशिएटेड बाय ECS क्रेडिट यूजर। अब ECS क्रेडिट जो पेमेंट होती है उसको इनिशिएट कौन करेगा? ECS क्रेडिट यूजर द्वारा किया जाता है। ECS यूजर जो होता है हैज टू रजिस्टर विद क्लियरिंग सेंटर। अब ECS यूजर को अगर मतलब क्रेडिट करना है पैसा तो उसको क्लियरिंग सेंटर से अपने आप को रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। ECS क्रेडिट पेमेंट कैन बी पुट थ्रू बाय ECS यूजर ओनली थ्रू हिज
आर हर अकाउंट नोन एज स्पॉन्सर बैंक। अब ईसीएस क्रेडिट जो पेमेंट होती है फ्रेंड्स, उसमें ईसीएस यूजर पैसा भेजता है, ओके, अपने अकाउंट से। जैसे बैंक को सैलरी देनी है, बैंक का एग्जांपल मत लीजिए, यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेलवे हो गया, तो रेलवे को अपने अकाउंट होल्डर को पेंशन देनी है, रेलवे को अपने अकाउंट होल्डर्स को पेंशन देनी है, तो यहाँ पर रेलवे का एक ईसीएस यूजर होगा फ्रेंड्स, ओके, वो ईसीएस क्रेडिट की पेमेंट को करेगा। लेकिन कहाँ से करेगा? जो रेलवे डिपार्टमेंट का बैंक का अकाउंट होगा वहाँ से। जिस बैंक में रेलवे डिपार्टमेंट का अकाउंट होगा उसे हम स्पॉन्सर बैंक कहेंगे। जैसे मान लीजिए इनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है अगर रेलवे डिपार्टमेंट का, तो एसबीआई यहाँ पर स्पॉन्सर बैंक हो जाएगा। स्पॉन्सर बैंक किसे कहेंगे? जो मतलब जो पैसा, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर उसके पेंशनर हो गए, है ना, मल्टीपल पेंशनर्स हो गए, तो रेलवे डिपार्टमेंट मल्टीपल पेंशनर के खाते में पैसा क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब हम ईसीएस क्रेडिट यूज कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर ईसीएस क्रेडिट यूज होगा। अब ये रेलवे डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपना एक बैंक होगा इसका जहाँ से ये पैसा उठाएगा और सबके खाते में डालेगा। तो ये जो रेलवे डिपार्टमेंट वाले हैं इनका जो बैंक अकाउंट है या जो बैंक है उसे फ्रेंड्स स्पॉन्सर बैंक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ जोर दे रहा हूँ कि स्पॉन्सर बैंक किस साइड होगा। पेंशनर का जो अकाउंट, जो पेंशनर का बैंक होगा उसे हम डेस्टिनेशन बैंक कहेंगे। जो पेंशनर के बैंक होंगे उन्हें हम डेस्टिनेशन बैंक कहेंगे। डेस्टिनेशन बैंक क्यों कहेंगे? क्योंकि पैसा यहीं पहुंचना था, इसी डेस्टिनेशन पर पेंशनर के खाते में पहुंचना था, उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, इसीलिए इनके अकाउंट को हम डेस्टिनेशन बैंक कहेंगे। और जो रेलवे डिपार्टमेंट जहां से शुरू हुआ है, जहां से ओरिजिनेट हो रही है ट्रांजेक्शन, वहां पर आप स्पॉन्सर बैंक का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो ये आपसे कंफ्यूजन डाल करके पूछा जाता है, स्पॉन्सर बैंक ईसीएस क्रेडिट के केस में कौन होगा और डेस्टिनेशन बैंक कौन होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। स्पॉन्सर बैंक किसे कहेंगे? जहां से ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हो रही है उसे हम स्पॉन्सर बैंक कहते हैं। और जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, पेंशनर के खाते में पहुंचना है तो पेंशनर का बैंक अकाउंट, या सैलरी पहुंचनी है, मान लीजिए एलआईसी डिपार्टमेंट को अपने सभी एम्प्लॉय को एलआईसी देनी है, सॉरी एलआईसी देनी कह रहा हूँ, सैलरी देनी है। मान लीजिए एलआईसी चाहता है कि हमारे सभी अकाउंट जो एम्प्लॉय हैं उनके खाते में हम सैलरी जो है क्रेडिट कर दें। तो पहली बात, यहाँ पर हम ईसीएस क्रेडिट यूज कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ईसीएस क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि खातों में पैसा क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद में जो एलआईसी का बैंक होगा मान लीजिए वो जो है आपका स्पॉन्सर बैंक हो जाएगा। और जो ये सैलरी होल्डर्स के जो बैंक अकाउंट होंगे फ्रेंड, उन्हें हम डेस्टिनेशन बैंक कहेंगे। नो डाउट शुड बी देयर, है ना, आई बिलीव। ईसीएस क्रेडिट आर अफोर्डेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स नोन एज डेस्टिनेशन बैंक अकाउंट होल्डर्स, ठीक है। तो ईसीएस क्रेडिट जो है अफोर्ड किया जाता है बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स के, और जिसे डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर्स कहा जाता है, थ्रू द बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स बैंक अकाउंट, और यह बैंक जिसे कहते हैं डेस्टिनेशन बैंक। तो जो बेनिफिशियरी का बैंक होता है फ्रेंड्स उसे डेस्टिनेशन बैंक कहा जाता है ईसीएस क्रेडिट में। द बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव मैंडेट टू यूजर इंस्टीट्यूशन टू इनेबल देम टू अफोर्ड क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट थ्रू ईसीएस क्रेडिट मैकेनिज्म। अब जो बेनिफिशियरी हैं, जैसे एलआईसी के जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी लेनी है, या जो पेंशनर हैं उनको अगर पेंशन लेनी है, तो जो बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स हैं फ्रेंड्स, ये लोग जो हैं इनको एक मैंडेट देना पड़ता है अपनी तरफ से। किसको? यूजर इंस्टीट्यूशन को। यहाँ यूजर इंस्टीट्यूशन कौन है फ्रेंड? जो आपका ईसीएस क्रेडिट को इनिशिएट करता है। जैसे एलआईसी है तो एलआईसी यूजर इंस्टीट्यूशन हो गया, अगर यही रेलवे डिपार्टमेंट होगा तो रेलवे आपका यूजर इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। तो इनको ये मैंडेट देगा कौन? ये जो लोग जिनको बेनिफिट मिलना है वो मैंडेट देते हैं इसको, यूजर इंस्टीट्यूशन को, कि हाँ आप हमारे खाते में पैसा क्रेडिट कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ओके, तो ये चीज करनी पड़ती है। द यूजर सबमिट डिटेल ऑफ द बेनिफिशियरी। अब क्या करेगा यूजर? क्या करेगा? जो बेनिफिशियरी की डिटेल्स हैं, जैसे बेनिफिशियरी का नाम क्या है, उसका बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, अकाउंट नंबर क्या है, MICR कोड क्या है, IFSC कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स, और डेट ऑन व्हिच क्रेडिट इज टू बी अफोर्डेड टू अ बेनिफिशियरी। और साथ ही साथ वो ये भी बताएगा कि किस डेट को बेनिफिशियरी को कितना पैसा देना है, ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट थ्रू इट्स बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक टू वन ऑफ द ईसीएस सेंटर वेयर इट इज रजिस्टर्ड एज ए यूजर। तो अब क्या करना होगा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे LIC वाले हैं, अब उनको अपने सभी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो वो क्या करेंगे, सारी जो डिटेल है उनकी बेनिफिशियरी जिनके खाते में पैसा जाना है उनके अकाउंट की सारी डिटेल, उनका अकाउंट नंबर, उनका नाम, उनकी ब्रांच और अकाउंट नंबर, MICR कोड, IFSC कोड, ये सारा डेट,
ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ किस डेट को पैसा क्रेडिट करना है, ये सारा कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना करके अपने बैंक में देंगे, जिसे स्पॉन्सर्ड बैंक कहा जाएगा। स्पॉन्सर्ड बैंक वो सारा डेटा उठा करके ईसीएस सेंटर को देगा, जहाँ पर ये यूजर रजिस्टर्ड है। ईसीएस सेंटर पर ये जो एलआईसी वाला यूजर है उसे रजिस्टर होना चाहिए, तो स्पॉन्सर्ड बैंक के थ्रू ये यूजर ईसीएस सेंटर पर अपना ये सारा डेटा दे देगा। तो एक तरीके से ऐसी एक फॉर्मेट होता है जिसमें लिस्ट होती है। पहला राम नाम है, मान लीजिए, उसको 20,000 रुपये देने हैं, 6 तारीख को देने हैं। दूसरा श्याम, उसको 20,000 रुपये देने हैं, 8 तारीख को देने हैं। ऐसे करके पूरा अकाउंट नंबर, उसका एफएससी कोड, पूरा डिटेल जो है प्रोवाइड कर दी जाती है ईसीएस सेंटर को। द ईसीएस सेंटर देन डेबिट द अकाउंट ऑफ द स्पॉन्सर बैंक। अब ईसीएस सेंटर क्या करेगा, जो किसका अकाउंट डेबिट करेगा, स्पॉन्सर बैंक का। स्पॉन्सर बैंक का क्यों करेगा, देखिए एलआईसी चाहता है कि उसके सभी एम्प्लॉय को सैलरी मिले, तो अब इस केस में जो इस एलआईसी का बैंक होगा स्पॉन्सर बैंक होगा, और जो ये एम्प्लॉय का बैंक होगा डेस्टिनेशन बैंक होगा। तो अब पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट जा रहा है, तो डेबिट यही तो होगा, स्पॉन्सर बैंक का ही अकाउंट तो डेबिट होगा, और सभी ये जो डेस्टिनेशन बैंक वाला अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो यही कह रहा है कि डेबिट अकाउंट ईसीएस सेंटर देन डेबिट द अकाउंट ऑफ स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक वो बैंक होता है जहां से ट्रांजेक्शन शुरुआत होती है ऑन शेड्यूल्ड सेटलमेंट डे, एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ डेस्टिनेशन बैंक। तो ये क्या करेगा, स्पॉन्सर बैंक का अकाउंट डेबिट करेगा और डेस्टिनेशन बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। ध्यान रखिएगा, खाते में सीधा पैसा नहीं डाल रहा है, डेस्टिनेशन बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर देता है फॉर ऑनवर्ड क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी विद द डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेज। अब वो एक बार डेस्टिनेशन बैंक के पास पहुंच गया, जैसे एसबीआई में पहुंच गया, अब वो एसबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी के खाते में वो पैसा जो है पहुंचाए फ्रेंड्स। ओके, तो ईसीएस सेंटर बेसिकली क्या किया, ईसीएस सेंटर ने स्पॉन्सर बैंक का खाते से पैसा मान लीजिए 3,000 करोड़ रुपए निकाले और उठा करके जो डेस्टिनेशन बैंक था, या मल्टीपल डेस्टिनेशन बैंक भी हो सकते हैं, तो एसबीआई के खाते में 3,000 करोड़ रुपए डाल दिए। अब एसबीआई को जिम्मेदारी मिल गई, लिस्ट मिल गई कि आप इनके खाते में इंडिविजुअली पैसा डाल दीजिए। होता वो भी सारा कुछ ऑटोमेटिक ही है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में ईसीएस कैन बी यूज टू ट्रांसफर फंड ऑफ एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट इन कंट्री। ध्यान रखेंगे, ईसीएस का यूज जो है फंड ट्रांसफर करने के लिए एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट में भी किया जा सकता है। यानी अगर एनआरई अकाउंट है, होल्डर है कोई, या एनआरओ अकाउंट का होल्डर है, तो उस केस में भी ईसीएस का यूज किया सकता है, बशर्ते कि हमें फेमा की गाइडलाइन और वायर ट्रांसफर की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो फेमा की 2000 गाइडलाइन है, फेमा 2000 में जो आया था, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, वायर ट्रांसफर की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। बाकी आप ईसीएस के थ्रू एनआरई और एनआरओ अकाउंट में पैसा डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर इंस्टीट्यूशन to communicate the beneficiary the detail of credit that are being afforded to his or her account, indicating the proposed date of credit amount and रिलेटेड पर्टिकुलर्स ऑफ द पेमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो यूजर इंस्टीट्यूशन है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो बेनिफिशियरी को बताए कि आपके खाते में इतना पैसा इस डेट को इस पर्पज के लिए आया हुआ है। यूजर इंस्टीट्यूशन का मतलब, जैसे अगर एलआईसी है तो एलआईसी हो जाएगा, अगर रेलवे डिपार्टमेंट है तो रेलवे डिपार्टमेंट आपका यूजर इंस्टीट्यूशन हो जाता है। इन केस ऑफ डिले इन क्रेडिट बाय डेस्टिनेशन बैंक, अब अगर मान लीजिए डेस्टिनेशन बैंक के खाते में पैसा, स्पॉन्सर बैंक के खाते से पैसा उठाया गया, डेस्टिनेशन बैंक के खाते में पैसा डाल दिया गया, किसके द्वारा, ईसीएस सेंटर के द्वारा। अब मान लीजिए अगर डेस्टिनेशन बैंक पैसा जो बेनिफिशियरी उनके अकाउंट में नहीं डालता है, डिले करता है, तो उस केस में पेनाल्टी कितनी लगती है। ओके, तो डेस्टिनेशन बैंक को रेपो रेट प्लस 2% का पेनाल्टी देनी पड़ती है फ्रॉम ड्यू डेट टू क्रेडिट टिल डेट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए रेपो रेट प्लस 2%, बस आपको ये याद रखना है ये कि कितना पेनल्टी लगेगी फ्रेंड, रेपो रेट प्लस 2% का। अगर मान लीजिए रेपो रेट करंट टाइम पे 4% है, तो कुल मिला के 2% और जोड़ेंगे, 6% का जो है उसको देना पड़ेगा पेनल्टी। और ड्यू डेट से क्रेडिट एक्चुअल क्रेडिट डेट के बीच में डिफरेंस, जैसे मान लीजिए 6 तारीख को पैसा जाना था और उसने गलती से 20 तारीख को दिया है, तो ये जो 14 दिन होते हैं, इस 14 दिन का वो रेपो रेट प्लस 2% के हिसाब से पेनल्टी भरेगा। और ये जो पेनल इंटरेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो जो है डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर के खाते में पहुंच जाना चाहिए, इवन विदाउट डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर के क्लेम के। यानी कि अगर आपने डिले किया है तो ऐसा नहीं है कि जो अकाउंट होल्डर है जिसके खाते में पैसा लेट से आया है वो आपको क्लेम करे तब आपको पैसा देना है, ये ऑटोमेटिकली आपको डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर के खाते में क्रेडिट कर देना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ईसीएस हो गया आपका क्रेडिट, एक पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया फ्रेंड्स। ईसीएस क्रेडिट में हमने ये समझा कि जब मल्टीपल, मतलब यहाँ से स्पॉन्सर बैंक के खाते से पैसा निकला और मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा क्रेडिट हो गया, डेस्टिनेशन, ये स्पॉन्सर बैंक हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया फ्रेंड, डेस्टिनेशन बैंक हो गया,
ठीक है। तो जब एक खाता डेबिट होता है और मल्टीपल खाते क्रेडिट होते हैं फ्रेंड, तो उसे ही ईसीएस क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, तो ईसीएस क्रेडिट जो है यूज किया जाता है टू अफोर्डिंग क्रेडिट टू लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी के खाते में पैसा क्रेडिट करने के पर्पज से इसे यूज किया जाता है। जैसे एम्प्लॉय के खाते में आप सैलरी डालते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉय के, मल्टीपल इन्वेस्टर के खाते में आप डिविडेंड क्रेडिट कर सकते हैं, मल्टीपल पेंशनर के खाते में आप पेंशन भी क्रेडिट कर सकते हैं। ईसीएस जो क्रेडिट पेमेंट होती है वो ईसीएस क्रेडिट यूजर द्वारा इनिशिएट की जाती है। ईसीएस क्रेडिट यूजर जैसे मैंने आपको बताया एलआईसी और रेलवे हो गए। ईसीएस यूजर को अपने आप को रजिस्टर करना होगा किसी न किसी क्लियरिंग सेंटर के साथ में। ठीक है, ईसीएस क्रेडिट पेमेंट जो है ईसीएस यूजर द्वारा ही इनिशिएट की जाती है उसके खुद के बैंक अकाउंट से, और उसका जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में होता है उसे स्पॉन्सर बैंक कहा जाता है। जैसे एलआईसी ने अगर अपने सभी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो एलआईसी का जो बैंक होगा उसे हम स्पॉन्सर बैंक कहेंगे। ईसीएस क्रेडिट आर अफोर्डेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर, और बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट होता है या बैंक होता है उसे हम डेस्टिनेशन बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? डेस्टिनेशन बैंक कहते हैं। द बेनिफिशियरी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है कि जो जैसे अब यहाँ पर देखिए एलपीजी की जो सब्सिडी होती है वो भी आप मल्टीपल बेनिफिशियरी के खाते में क्रेडिट ही करते हैं। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ईसीएस क्रेडिट का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब भारत सरकार का खाता क्रेडिट डेबिट हुआ और मल्टीपल जो है एलपीजी जो होल्डर्स हैं उनके खाते में पैसा क्रेडिट किया जाता है। पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एलपीजी सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो किस मेथड से की जाती है? ईसीएस क्रेडिट से, एनएसीएच क्रेडिट से, है ना, या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से, एईपीएस से, और एक और होता है फ्रेंड्स आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से, और एक और होता है एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से। तो ध्यान रखिएगा जो एलपीजी की सब्सिडी होती है या मनरेगा की जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्रेंड्स वो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम द्वारा किए जाते हैं, एपीबीएस द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था इसलिए यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ। एपीबीएस के द्वारा पैसा एलपीजी सब्सिडी और मनरेगा का जो पैसा पहुँचता है वो एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर ईसीएस क्रेडिट ना यूज करके के आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का यूज किया जाता है एलपीजी की सब्सिडी और मनरेगा की जो पैसे होते हैं, वेजेज होते हैं, उनको पहुंचाने के लिए फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमने इतना समझ लिया। सोर्स स्पॉन्सर बैंक, अब आपसे कई बार वो पूछते हैं कि स्पॉन्सर बैंक का अकाउंट जो है डेबिट किया गया और मल्टीपल जो है डेस्टिनेशन बैंक अकाउंट होल्डर्स के खाते में पैसा डाला गया, तो ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये ईसीएस, ये क्या है? ईसीएस क्रेडिट है। ओके, बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव मैंडेट। बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर जो होते हैं उनको मैंडेट देना पड़ता है कि हाँ आप हमारे खाते में पैसा क्रेडिट कर सकते हैं। फिर क्या होगा? जो आपका यूजर है, ईसीएस यूजर है, वो क्या करेगा? सारी डिटेल जो है भर करके अपने डेस्टिनेशन बैंक की जो सारी डिटेल होगी, जो बेनिफिशियरी की डिटेल होगी, उनको भर करके अपने स्पॉन्सर बैंक को देगा। स्पॉन्सर बैंक क्या करेगा? ईसीएस सेंटर पर वो डेटा पहुंचाएगा जहां पर ये यूजर रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, ईसीएस सेंटर वाले वो पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, और उसी हिसाब से पैसा फिर डेबिट करना शुरू कर देते हैं। ईसीएस सेंटर क्या करता है? ये स्पॉन्सर बैंक के अकाउंट को डेबिट करेगा। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछते हैं ईसीएस क्रेडिट के केस में ईसीएस सेंटर क्या करता है? तो ध्यान रखिए स्पॉन्सर बैंक का अकाउंट डेबिट होता है और डेस्टिनेशन बैंक का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद में डेस्टिनेशन बैंक की जिम्मेदारी होती है अल्टीमेट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा पहुंचाना, और अगर नहीं पहुंचाते हैं आप टाइम से, डेस्टिनेशन बैंक टाइम से खाते में पैसा नहीं पहुंचाता है तो रेपो रेट प्लस 2% की पेनाल्टी लगती है ना उसके ऊपर। ईसीएस का क्या यूज करके हम एनआरई और एनआरओ खाते में पैसे भेज सकते हैं? तो बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि हम फेमा की गाइडलाइन को और वायर ट्रांसफर गाइडलाइन को एडहेर करें या फॉलो करें। फेमा फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। ठीक है, अब यूजर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेनिफिशियरी जिनके खाते में पैसा जाना है उनको बताए कि ये पैसा किस लिए आया हुआ है, कितना अमाउंट आया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, यानी बैंक की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं होती है, यूजर इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती है। अगर आप डिले करते हैं खाते में पैसा डालने में तो आपको रेपो रेट प्लस 2% जो है पेनाल्टी देनी पड़ती है फ्रॉम ड्यू डेट से लेकर के एक्चुअल जिस डेट को आपने क्रेडिट किया। जैसे 2 तारीख को पहुंचना था पैसा और आपने अगर 20 तारीख को पहुंचाया तो ये बाकी 18 दिन का आपको
पेमेंट करनी पड़ेगी, और ऐसा ये जो पेनल इंटरेस्ट लगता है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है उस अकाउंट होल्डर के खाते में डाल देना होता है, जरूरी नहीं कि वो क्लेम करे आपसे। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स आता है ईसीएस डेबिट के बारे में। ईसीएस डेबिट, अब ईसीएस क्रेडिट आपको क्लियर हो गया। ईसीएस क्रेडिट का मतलब हुआ एक खाता डेबिट होता है स्पॉन्सर बैंक का और बहुत सारे लोगों के खाते में क्रेडिट पहुंच जाता है। इसका यूज सैलरी देने में, पेंशन देने में, डिविडेंड देने में किया जा सकता है। एग्जांपल याद रखेंगे तो आसान पड़ेगा। ईसीएस डेबिट जस्ट अपोजिट होता है। ईसीएस डेबिट इज यूज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन फॉर रेजिंग डेबिट्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक ब्रांचेज इन वेरियस लोकेशन विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए ईसीएस सेंटर। तो अब देखिए यहाँ ईसीएस सेंटर के ज्यूरिडिक्शन में वो चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए। इसीलिए इसी कमी को दूर करने के लिए एनएसीएच का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। एनएसीएच पैन इंडिया लेवल पर या पूरे देश पर लागू होता है, जबकि ईसीएस जो सेंटर होता है फ्रेंड्स वो अपनी ज्यूरिडिक्शन में ही प्रोसेसिंग कर सकता है। तो ईसीएस डेबिट का यूज किस लिए किया जाता है? रेजिंग डेबिट्स इन लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट में, जैसे लोन की किस्तें आपको काटनी है उस केस में, या एलआईसी के प्रीमियम आपको डिडक्ट करना है, बहुत सारे, मान लीजिए जो है 300 लाख लोग जो है रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने एलआईसी की प्रीमियम ले रखा है। अब इन सभी लोगों के खाते से आपको पैसा डेबिट करना है, तो उसके लिए आप ईसीएस डेबिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ईसीएस डेबिट इज यूजफुल फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, है ना। टेलीफोन का बिल सभी कस्टमर के खाते से डिडक्ट कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल सभी खातों से डिडक्ट कर लीजिए, वाटर का बिल सबसे ले लीजिए, जो सेस या टैक्स कलेक्शन होता है वो भी कर सकते हैं, लोन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है, पीरियोडिक म्यूचुअल फंड की पेमेंट होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ठीक है, रेगुलर पेमेंट ऑफ लैंडलाइन, पोस्ट पेड बिल, ईटीसी, ये सारे काम जो है आप ईसीएस डेबिट के थ्रू कर सकते हैं। ये पीरियोडिक होते हैं और रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, और पेबल टू यूजर इंस्टीट्यूशन होते हैं बाय लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। इसे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के द्वारा अपने जो यूजर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको पे करने की जरूरत रहती है। ईसीएस डेबिट यूजर हैज टू सबमिट डिटेल टू कस्टमर। अब देखिए ईसीएस डेबिट यूजर के केस में भी वही होगा, वो सारी डिटेल्स अपनी सबमिट करेगा, है ना। सारी डिटेल्स कौन सी? नेम, बैंक ब्रांच, अकाउंट नंबर, कस्टमर अकाउंट नंबर, उसका एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, किस डेट को डेबिट होना है कस्टमर अकाउंट, ये सारी डिटेलें स्पेसिफाइड फॉर्मेट में भर करके अपने स्पॉन्सर बैंक के थ्रू ईसीएस सेंटर में सबमिट कर देता है। ठीक है, अपने ईसीएस स्पॉन्सर बैंक के थ्रू ईसीएस सेंटर में सबमिट कर देगा। द ईसीएस सेंटर देन passes the debit to destination banks for onward debit to the customer's account with the destination bank branches and credit to the sponsor bank's account onward submit to the user institution। अब देखिए हो क्या रहा है, ईसीएस इसमें जो ईसीएस सेंटर है आपका वो क्या करेगा, यहाँ पर जैसे एलआईसी है, एलआईसी को मल्टीपल, तो जैसे यहाँ पर एलआईसी है उसको मल्टीपल कस्टमर के खाते से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एलआईसी का एक स्पॉन्सर बैंक हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डेस्टिनेशन बैंक, इन सभी अकाउंट होल्डर्स का एक डेस्टिनेशन बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ईसीएस सेंटर क्या करेगा, ईसीएस सेंटर क्या करता है, ये जो डेस्टिनेशन बैंक है इसका खाता डेबिट कर देता है, इसका खाता डेबिट कर देगा और उठा करके वो पैसा जो है इसके खाते में डाल देगा, किसके? स्पॉन्सर बैंक के खाते में डाल देगा। अब ये डेस्टिनेशन बैंक की जिम्मेदारी कि हर एक खाते से वो पैसा डेबिट करे और अपने पास इकट्ठा करे, है ना, और उसके बाद में वो पैसा यहाँ अफोर्ड करे, वही चीज़ लिखी गई है। ईसीएस सेंटर क्या करता है, डेबिट टू द डेस्टिनेशन बैंक्स, ठीक है, क्या करेगा, डेबिट देन पासेस ऑन द डेबिट टू द डेस्टिनेशन बैंक। ईसीएस क्या करता है, डेस्टिनेशन बैंक के खाते को एक तरीके से डेबिट कर देता है फॉर ऑनवर्ड डेबिट टू द कस्टमर्स अकाउंट, ताकि जो डेस्टिनेशन बैंक है वो ऑनवर्ड डेबिट कर सके अपने कस्टमर का अकाउंट विद द डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेज एंड क्रेडिट द स्पॉन्सर बैंक्स अकाउंट फॉर ऑनवर्ड क्रेडिट टू द यूजर इंस्टीट्यूशन, है ना। फिर वो क्या करेगा, स्पॉन्सर बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं ताकि वो यूजर इंस्टीट्यूशन के खाते में जा सके। यानी कि जैसे ये हो गया एलआईसी, उसके बाद में यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन बैंक हो गया, यहाँ स्पॉन्सर बैंक हो गया और यहाँ बीच में ईसीएस हो गया। तो ईसीएस ने क्या किया, ये जो डेस्टिनेशन बैंक था उसके खाते को डेबिट किया और उठा करके समझ लीजिए पैसा यहाँ स्पॉन्सर बैंक के पास पहुँचा दिया, स्पॉन्सर बैंक ने उठा करके पैसा एलआईसी के खाते में डाल दिया। तो यही पूरा प्रोसेस चलता है। डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेज विल ट्रीट द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ईसीएस सेंटर ऑन पार विद द फिजिकल चेक एंड अकॉर्डिंगली डेबिट द कस्टमर अकाउंट मेंटेन विद देम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर जो मैंने रेड की हुई है। डेस्टिनेशन बैंक की जो ब्रांचेज होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन जो उनको रिसीव होती हैं
डेबिट करने के लिए किसी के खाते को, उसको ये ईसीएस सेंटर के द्वारा जो मिलती है उसे माना जाता है ऑन पार विथ फिजिकल चेक। मतलब चाहे इलेक्ट्रॉनिक जो है इंस्ट्रक्शन आ जाए उनके पास में ईसीएस सेंटर से, और चाहे कोई फिजिकल चेक दे दे, दोनों एक ही बात इक्विवेलेंट मानी जाती है और अकॉर्डिंगली डेबिट कर देते हैं किसी कस्टमर के खाते को जो उनके साथ मेंटेन किया जाता है। देखिए, किसी कस्टमर के खाते में पैसा क्रेडिट करने के लिए बैंक को उतना हेडेक नहीं है, लेकिन अगर किसी कस्टमर के खाते को डेबिट करना है तो बैंक को बिना जो है मतलब एक तरीके से बिना कस्टमर के मतलब परमिशन के आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। कस्टमर के खाते को डेबिट करना बहुत रिस्की होता है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन आ रही है खाते को डेबिट करने की ईसीएस सेंटर के द्वारा, उसको ऑन पार विथ फिजिकल चेक माना जाता है। नहीं चाहे कस्टमर फिजिकल चेक दे दे और चाहे ईसीएस सेंटर से हमको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन आ जाए, दोनों एक ही बात मानी जाएगी। यानी हमें मान लीजिए एक चेक मिल गया और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं एक तरीके से, एनी मैंडेट इन ईसीएस डेबिट इज ऑन पार विथ चेक इशूड बाई कस्टमर। तो कोई भी मैंडेट अगर ईसीएस डेबिट के लिए दिया जाता है कस्टमर के द्वारा, तो उसे जो है चेक के इक्विवेलेंट माना जाता है कि चेक दिया गया है कस्टमर के द्वारा। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो जो ईसीएस डेबिट के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन पास होती है वो इक्विवेलेंट किसके होती है? फिजिकल चेक के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि कस्टमर ने हमें फिजिकल चेक दिया हुआ है। अब इस केस में अगर आपको कस्टमर के पास खाता डेबिट करना है, मान लीजिए 12,000 रुपये का उसका एलआईसी का प्रीमियम है, तो उसके खाते में सफिशिएंट क्रेडिट होना चाहिए। अगर उसके खाते में 2,000 रुपये हैं तो ये फेल कर जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसलिए उसके खाते में पर्याप्त पैसा होना चाहिए। कस्टमर हैज टू मेंटेन एडिक्वेट फंड्स इन हिज आर हर अकाउंट बेस्ड डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेज टू इंश्योर ईसीएस डेबिट इंस्ट्रक्शन आर ऑनर्ड व्हेन प्रेजेंटेड। तो कस्टमर की जिम्मेदारी होगी कि वो पर्याप्त फंड मेंटेन करके रखे डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेज के साथ में, ताकि अगर ईसीएस डेबिट की इंस्ट्रक्शन आए तो उसको जो है पास कर दिया जाए, ऑनर कर दिया जाए। ठीक है, मैंने आपको ये बात समझाई कि 12,000 रुपये की अगर हर महीने 12,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट आपका डिडक्ट होना है लोन का मान लीजिए, और आपके खाते में सिर्फ 2,000 रुपये हैं, तो आप कैसे फिर जो है उसको ऑनर करेंगे? आपकी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो फेल हो जाएगी। इन केस ऑफ एनी नीड ऑफ विड्रॉ और स्टॉप अ मैंडेट। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपको ये ज़रूरत महसूस होगी कि हम अब इस पैसे को नहीं डिडक्ट करवाना चाहते हैं। जैसे एलआईसी का प्रीमियम जो है 15 साल के लिए था, 15 साल पूरे हो गए हैं, या म्यूचुअल फंड की स्कीम आप चला रहे थे, अब आप सोचते हैं कि आगे हम म्यूचुअल फंड नहीं चलाएंगे, तो उस केस में आपको विड्रॉ करने की या मैंडेट को स्टॉप करने की जरूरत महसूस होती है। द कस्टमर हैज टू गिव प्रायर नोटिस टू ईसीएस यूजर इंस्टीट्यूशन बेल इन टाइम। तो उस केस में क्या होगा, जो ईसीएस यूजर इंस्टीट्यूशन है उसको समय से पहले ही नोटिस दे देने की जरूरत होती है, सो एज टू इंश्योर दैट द इनपुट फाइल सबमिटेड बाय यूजर डू नॉट कंटिन्यू टू इंक्लूड ईसीएस डेबिट डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैंडेट विड्रॉन और स्टॉप्ड बाय कस्टमर। तो अब उस केस में क्या होगा, यूजर इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, यूजर इंस्टीट्यूशन को अगर आप डिटेल दे दोगे कि एलआईसी को आपने बता दिया कि अब हम आगे से अपना जो एलआईसी का प्रीमियम है वो नहीं डेबिट करवाना चाहते हैं, हम नहीं भरेंगे, तो उस केस में एलआईसी क्या करेगा, जो ईसीएस यूजर है उसका जो ईसीएस सेंटर है उसको ये जानकारी पास कर देगा कि सर जो अगली फाइल बनाइएगा उसमें ये वाले कस्टमर को रोक दीजिएगा, उसका पैसा मत डेबिट करिएगा। ठीक है, तो आपका पैसा डेबिट नहीं होता है। तो ईसीएस डिटेल डू नॉट कंटिन्यू टू इंक्लूड डिटेल्स है ना, इनपुट फाइल जो सबमिट की जाएगी उसमें उस कस्टमर की डिटेल नहीं रहेगी जिन्होंने अपना मैंडेट विड्रॉ कर दिया है या मैंडेट अपना स्टॉप कर दिया है, उनका डिटेल हटा दी जाती है ताकि उनके खाते से पैसा डेबिट ना हो। अ कस्टमर इफ ही सी चूज कैन स्टिपुलेट सीलिंग ऑन अमाउंट ऑफ डेबिट पर्पज और वैलिडिटी पीरियड ऑफ मैंडेट अंडर द ईसीएस डेबिट स्कीम। अगर कोई कस्टमर चाहता है तो ईसीएस डेबिट स्कीम के तहत वो अपनी सीलिंग भी बता सकता है कि हमारे खाते से आप मैक्सिमम इस मैंडेट के तहत 10,000 रुपये ही डेबिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट डेबिट कर सकते हैं उसकी भी लिमिट कर सकते हैं, कितना क्या पर्पज होगा, क्या वैलिडिटी पीरियड होगा, 6 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें ईसीएस डेबिट स्कीम के तहत जब आप मैंडेट दे रहे होते हैं उस समय ये सारी डिटेल आप फॉर्म में ही भर करके दे सकते हैं। इट इज़ लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड ईसीएस यूजर टू डिसाइड दी एस्पेक्ट। तो ये मतलब ईसीएस सेंटर का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, जो इंडिविजुअल कस्टमर है और जो ईसीएस यूजर है, जो संस्था है, उनके बीच में ये छोड़ दिया जाता है कि आप जो है इसको मतलब खुद आपस में डिसाइड कर लीजिए। एज नोटिफाइड बाई आरबीआई नो फ्रेश पोस्ट डेटेड चेक पीडीसी है ना, ये आरबीआई का जो नोटिफिकेशन उसके हिसाब से कोई नया पोस्ट डेटेड चेक या ईएमआई जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट चेक होते हैं फ्रेंड शैल बी एक्सेप्टेड बाय लेंडिंग बैंक इन लोकेशन वेयर ईसीएस आर ईसीएस डेबिट इज अवेलेबल। तो इनका आरबीआई ने ये कहा कि जहां पर ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज या रीजनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज डेबिट फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां पर ईएमआई चेक
या पोस्ट डेटेड चेक पीडीसी या ईएमआई चेक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लेंडिंग बैंक की यानी जिसने लोन दिया हुआ है सेल मेक एफर्ट टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग पीडीसी, जो पोस्ट डेटेड चेक पहले से ही काट के कस्टमर ने आपको दे रखा है उनको जो है आप कन्वर्ट करवाइए ईसीएस और आरईसीएस के मैंडेट में आपको कन्वर्ट करवाना होता है बाई ऑब्टेनिंग फ्रेश मैंडेट फ्रॉम बारवर। बारवर से आपको फ्रेश मैंडेट लेकर के इसको मतलब अब आप चेक के थ्रू नहीं करेंगे बल्कि ईसीएस का यूज करेंगे। आरईसीएस का मतलब रीजनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है। ठीक है मैडम, तो ये हो गई आपका ईसीएस डेबिट। ईसीएस डेबिट, अब ईसीएस डेबिट में देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं, देखिए एक क्वेश्चन का एग्जांपल देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि जो ईसीएस डेबिट होता है उसका यूज किया जाता है यूज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन फॉर अफोर्डिंग क्रेडिट टू लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, या दूसरा पूछा इसने यूज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन फॉर पुलिंग फंड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पेयर्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक। तो देखिए अब आपसे पूछा गया कि क्या मल्टीपल बेनिफिशियरी के खाते में पैसा क्रेडिट करने के पर्पज से ईसीएस डेबिट यूज होगा या मल्टीपल टैक्स पेयर या जो है उनके खाते से पैसा पुल करने के काम आएगा। तो ऑब्वियसली ईसीएस जो डेबिट होगा वो आपके पैसा पुल करने के काम आता है, पैसा हम दूसरे के खाते से निकालते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है बनते हैं। तो ईसीएस डेबिट ध्यान रखेंगे, ईसीएस डेबिट का यूज होता है मल्टीपल खातों को, आपको लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट को आपको डेबिट करना है। कहाँ पर यूज कर सकते हैं? वाटर बिल के केस में, एलआईसी प्रीमियम के केस में, लोन की इंस्टॉलमेंट के केस में, टैक्स कलेक्शन के केस में, जैसे है ना, तो इन सभी जगहों पर ईसीएस डेबिट का यूज किया जा सकता है। ओके, अब उसके बाद में ईसीएस डेबिट यूजर जो है अपनी सारी डिटेल्स जो है, ईसीएस डेबिट यूजर जो होता है वो सारी डिटेल्स सबमिट करता है अपने कस्टमर से रिलेटेड कि इनके खाते से इतनी डेट को इतना पैसा डेबिट होना है, इनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, एमआईसीआर कोड, एफएससी कोड, ये सारा कुछ इतना है। ये सारी डिटेल भर करके स्पेसिफिक फॉर्म में स्पॉन्सर बैंक को दे देगा। स्पॉन्सर बैंक जो है वो पास कर देता है ईसीएस सेंटर को। ईसीएस सेंटर क्या करता है? तुरंत ही डेस्टिनेशन बैंक के खाते को डेबिट करता है, और जो उससे मतलब डेस्टिनेशन बैंक का अकाउंट जब डेबिट हो जाएगा तो ये डेस्टिनेशन बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उतने उसके जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके खाते से जो है पैसा डेबिट करे, और जो है डेस्टिनेशन बैंक अपना जो ये डेबिट हुआ है इसको एडजस्ट करे, और साथ ही साथ ये जो डेस्टिनेशन बैंक के खाते से पैसा डेबिट हुआ है ये स्पॉन्सर बैंक के खाते में पहुंचा दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर स्पॉन्सर बैंक उस पैसे को यूजर इंस्टीट्यूशन के खाते में डाल देता है, और इस तरीके से ईसीएस जो है डेबिट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। डेस्टिनेशन बैंक की ब्रांचेज को जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन रिसीव होती है ईसीएस सेंटर के द्वारा, उनको जो है ऑन पार विथ फिजिकल चेक माना जाता है। ठीक है, यानी कि कस्टमर ने फिजिकल चेक दिया हुआ है उसी के इक्विवेलेंट इसको माना जाता है। तो एनी मैंडेट ईसीएस डेबिट में जो दिया जाता है उसे चेक के, फिजिकल चेक के आन पार माना जाता है, इक्विवेलेंट माना जाता है, और कस्टमर का खाता आप डेबिट कर सकते हैं। ये कस्टमर की जिम्मेदारी होती है कि वो पर्याप्त पैसा अपने खाते में रखे ताकि ईसीएस डेबिट इंस्ट्रक्शन फेल ना हो। अभी हम आगे देखेंगे कि अगर फेल होती है तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि उसका ईसीएस जो मैंडेट है उसको विड्रॉ करना है या स्टॉप करना है तो वो सारी डिटेल अपने यूजर इंस्टीट्यूशन को देगा, ईसीएस यूजर इंस्टीट्यूशन को देगा। वो यूजर इंस्टीट्यूशन उस डिटेल को पास करेगा ईसीएस सेंटर को, जो इनपुट फाइल सबमिट करी जाएगी वहां पर ये ध्यान दिया जाएगा कि जिन कस्टमर ने स्टॉप कर दिया या विड्रॉ कर दिया है वो उस इनपुट फाइल में ईसीएस डेबिट डिटेल में उनकी ईसीएस डेबिट डिटेल ना हो, ताकि उनका खाता डेबिट ना हो। ठीक है, अगर कोई कस्टमर चाहे तो ईसीएस डेबिट स्कीम के तहत जब वो फॉर्म भर रहा होता है तो वो एक लिमिट लगा सकता है उसके खाते से मैक्सिमम कितना अमाउंट डेबिट कर सकते हैं, क्या पर्पज है और कितनी वैलिडिटी पीरियड होगी उसके उस मैंडेट की, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो चाहे तो वो चीज़ें चूज कर सकता है। आरबीआई की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके हिसाब से कोई भी पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक या ईएमआई के लिए जो चेक दिए जाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे अगर उस एरिया में ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज या रीजनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज का डेबिट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर पीडीसी और ईएमआई चेक एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जिस जो लैंडिंग बैंक है उनको अपना एफर्ट करके जो पीडीसी हैं, पोस्ट डेटेड चेक हैं, उनको कन्वर्ट करवाएगा, किसमें कन्वर्ट करवाएगा? मैंडेट में, ताकि उसका ईसीएस वाला काम शुरू हो पाए। आरईसीएस का मतलब होता है रीजनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। आरईसीएस क्या होता है फ्रेंड्स? रीजनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए डिसऑनर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ईसीएस, चूंकि हम इसे फिजिकल चेक के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो फिजिकल चेक जो है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत जो है कवर किया जाता है। या वो क्या कहता है? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 अकॉर्ड द सेम राइट एंड रेमेडीज टू पेई अगेंस्ट द डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड एज अवेलेबल टू पेई अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो जैसे
फिजिकल जो आपका चेक होता है उस केस में सेक्शन 138 जो होता है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जो रेमेडी और जो भी राइट्स अवेलेबल होते हैं वही सेम राइट्स और रेमेडी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत सेक्शन 25 में अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के केस में। ठीक है, सेक्शन सब सेक्शन, अगर सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन 5 है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, वो कहता है कि अगर आपका डिसऑनर हो जाता है तो आपको 2 साल की जेल और जितने अमाउंट का डिसऑनर हुआ उसका दोगुना जुर्माना आपके ऊपर या दोनों लग सकता है। यानी अगर किसी कस्टमर के खाते से 10,000 रुपये हर महीने डिडक्ट होने हैं और उसके खाते में पैसा नहीं था, ईसीएस डेबिट फेल हो गया है, तो आपको 2 साल की जेल या जितना पैसा आपको कटना था, 10,000 कटना था तो उसका 2 गुना 20,000 रुपये, 2 साल की जेल हो सकती है या 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या 2 साल की जेल भी होगी, 20,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, twice the amount of electronic fund transfer are both for dishonor of electronic fund transfer has been stipulated for dishonor of चेक अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और यही सेम सजा जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर चेक डिसऑनर होता है तो उस केस में भी यही सजा मिलती है, जो सजा जो है यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अगर आपका डिसऑनर हो जाता है। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि अगर किसी खाते में सफिशिएंट बैलेंस ना होने की वजह से अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फेल हो जाता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का सेक्शन 25 का सब सेक्शन 5 कहता है कि आपको 2 साल की जेल होगी, या तो फिर जो है जितना आपका जो पैसा डेबिट होना था उसका 2 गुना आपको जुर्माना लगेगा, या फिर 2 साल की जेल और जुर्माना दोनों आपको देना पड़ सकता है। और यही सेम केस जो है अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 138 भी यही बात कहता है कि यदि कोई व्यक्ति चेक जमा करके जाता है और उसका चेक बाउंस हो जाता है, कई बार हम बैंक में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सेक्शन 138 के तहत डिसऑनर दिखा देते हैं, कस्टमर से हम पहले साइन करवा के रखते हैं और अगर कस्टमर जो है हमारा पैसा नहीं वापस करता है तो हम उस चेक को लगाते हैं, वो कर जाता है बाउंस। जब वो बाउंस कर जाता है तो हमें सेक्शन 138 के तहत ये चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है कि हम उसे अब जेल करवा सकते हैं। मतलब एक तरीके से धमकी दी जाती है, जेल करवाई वराई नहीं जाती है। 2 साल की जेल का जब उसको लगता है कि अगर मेरा चेक बाउंस हो गया और मुझे जेल हो सकती है तो कस्टमर थोड़ा सा प्रॉपरली बिहेव करना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि अगर आपका जो ईसीएस डेबिट है अगर वो फेल हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है और जितने अमाउंट का आपका डेबिट होना था उसके 2 गुना आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, या दोनों बातें हो सकती हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब एक और टॉपिक बढ़ता है कैटेगरीज ऑफ ईसीएस स्कीम। ईसीएस स्कीम की क्रेडिट जो मतलब कैटेगरी कौन कौन सी हैं, ब्रॉडली 3 कैटेगरी हैं फ्रेंड्स जो है, और ये किसके आधार पर होती हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर 3 कैटेगरी हैं ईसीएस स्कीम की, लोकल ईसीएस, रीजनल ईसीएस और नेशनल ईसीएस। अब क्लियर हो रहा होगा कि लोकल ईसीएस जो लोकल में अप्लाई हो, रीजनल ईसीएस जो कुछ रीजन में हो, और नेशनल ईसीएस जो पूरे देश में लागू हो। ऑटोमेटेड NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ईसीएस सिस्टम ऑफर्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई के द्वारा ईसीएस का ही एक फॉर्म है NACH, मैंने आपको ये बताया था। अब देखिए लोकल ईसीएस का क्या मतलब है। लोकल ईसीएस 81 सेंटर या लोकेशंस पर हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हैं। एट ईच ऑफ दीज ईसीएस सेंटर द ब्रांचेज कवरेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू जियोग्राफिकल कवरेज ऑफ द क्लियरिंग हाउस generally covering one city or satellite town or suburb adjoining the city, and these are operated either by RBI or destination बैंक। तो जो लोकल ईसीएस हैं हमारे देश में कुल 81 जगहों पर चल रहे हैं। ठीक है, इनकी जो कवरेज होती है फ्रेंड्स वो जियोग्राफिकल कवरेज, मतलब ये जो ईसीएस सेंटर होते हैं इनकी जो कवरेज होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब एक हद से ज़्यादा ये फैल नहीं सकते हैं। क्लियरिंग हाउस हो गए, ठीक है, जो जनरल कवरिंग इनकी है, एक शहर कवर करते हैं या एक कोई आस पड़ोस का जो सैटेलाइट टाउन है उसे कवर करते हैं, या अड़ोस पड़ोस का जो सबर्ब एरिया है ना, अर्बन एरिया के जो आसपास का एरिया सबर्ब एरिया होता है सिटी के अराउंड। जैसे मान लीजिए ये लोकल ईसीएस है तो ये इसने ये पूरी सिटी कवर कर रखी, आसपास के 4-6 गाँव और कवर कर रखे हैं, ये लोकल ईसीएस इतना ही कवर करता है। और इनको ऑपरेट करता है या तो आरबीआई ऑपरेट करता है लोकल ईसीएस सेंटर को, या डेजिग्नेटेड बैंक द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में रीजनल ईसीएस जो होता है ये पूरे स्टेट लेवल पर काम करते हैं। रीजनल ईसीएस ईसीएस इज ऑपरेटिंग एट 9 सेंटर। तो अब ये क्लियर हो रहा है कि हमारे देश में लगभग 28 राज्य हैं और केवल 9 ही जगहों पर अगर रीजनल है तो इसका मतलब एक ईसीएस ईसीएस अंडर में 2-3 राज्य भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कुल 9 जगहों पर रीजनल ईसीएस सेंटर काम कर रहे हैं। ओके, ईसीएस फैसिलिटी कवर करती है ऑल कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेज इन अ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट, है ना। तो जो ईसीएस होता है वो कोर बैंकिंग जो इनेबल्ड ब्रांचेज हैं, किसी एक राज्य की या कई राज्यों की जो ब्रांचेज होती हैं उनको मिला करके बनता है ईसीएस।
एंड कैन बी यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन डिजायरस ऑफ रीचिंग बेनिफिशियरी विद इन स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट। अब इनका यूज कहाँ किया जा सकता है, वो जहां अगर आपके बेनिफिशियरी एक राज्य में या कई राज्यों में है तो उस केस में RECS का आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके जो बेनिफिशियरी हैं वो केवल एक पर्टिकुलर सिटी या उसके आसपास में रहते हैं तो उस केस में रीजनल ECS का यूज कर सकता है। रीजनल ECS 81 हैं और जो हमारे जो लोकल ECS हैं वो 81 हैं और RECS आपके 9 हैं फ्रेंड्स। ओके, एंड दीज आर ऑपरेटेड बाय RBI। ध्यान रखिएगा कि ये RBI द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जबकि लोकल ECS जो है आपका किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता था, चाहे RBI कर ले चाहे डेस्टिनेशन बैंक भी कर सकता है। ठीक है, तो लोकल ECS कुल मिलाकर के देश में 81 हैं। इनका जो कवरेज होता है जनरली एक शहर होता है, उसके अगल बगल का जो गांव वगैरह होता है उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसे RBI द्वारा या डेस्टिनेशन बैंक द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जो रीजनल ECS होता है फ्रेंड्स वो कुल मिलाकर के हमारे देश में 9 जगहों पर चल रहे हैं। RECS फैसिलिटी सभी कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली ब्रांचेस को यूज करके बनाया जाता है कि किसी एक राज्य की या कई राज्यों की ब्रांचेस को एक साथ मिला करके RECS के अंडर में दे दिया जाता है। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी अगर आपके कई राज्यों में फैले हुए हैं तो उस केस में आप RECS का यूज कर सकते हैं और इसे RBI द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नेशनल ECS क्या हो जाएगा, इट इज सेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ द ECS। एक तरीके से आप कहें तो जो आपका NACH होता है फ्रेंड्स वो यही होने की कोशिश हो रही है। NACH जो है NECS को ही NACH में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। इट इज सेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ द ECS का सेंट्रलाइज्ड वर्जन है। द स्कीम इज ऑपरेटेड एट मुंबई एंड फैसिलिटेट द कवरेज ऑफ ऑल कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेस लोकेटेड एनीवेयर इन कंट्री। तो ध्यान रखिएगा जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेंटर है वो सिर्फ एक जगहों पर ऑपरेट करता है, वो है मुंबई में। ठीक है, और ये सभी भारत देश की किसी भी जगह पर स्थित कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांच को कवर करता है, यानी कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में अगर CBS रिलेटेड ब्रांच है तो वहां पर NECS कवरेज देता है। दिस सिस्टम टू टेक एडवांटेज ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम इन बैंक, है ना, कोर बैंकिंग वाली ब्रांचेस को ही कवर कर रहे हैं हम। और दिस इज ऑपरेटेड बाय RBI, इसे भी RBI द्वारा ऑपरेट किया जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो लोकल ECS कुल मिला के 81 जगह पर हैं, ये एक सिटी को कवर करते हैं। इसे RBI ऑपरेट करता है या डेजिग्नेटेड बैंक ऑपरेट कर सकता है, केवल यही है जिसे दो लोग ऑपरेट करते हैं, बाकी हर चीज़ RBI द्वारा ऑपरेट की जाती है। रीजनल ECS जो होता है फ्रेंड्स ये देश भर में 9 जगहों पर चल रहे हैं और ये एक राज्य या कई राज्यों की जो CBS रिलेटेड ब्रांचेज हैं उनको कवर करते हैं। अगर आपके बेनिफिशियरी एक राज्य में है तो या कई राज्यों में है तो उस केस में आप RECS का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके बेनिफिशियरी पूरे देश में फैले हुए हैं, जैसे मेरे बेनिफिशियरी हैं वो पूरे देश में फैले हैं, तो उस केस में मुझे NECS का यूज करना होगा, क्योंकि आप देश के हर एक कोने से लगभग लोग मुझे सुनते हैं, पढ़ते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो NECS जो है ये सेंट्रलाइज्ड वर्जन होता है। ये मुंबई में ही ऑपरेट एक जगह से किया जाता है और कोर CBS से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं हमारे देश की कहीं भी स्थित हैं उन सभी में ये ECS की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। तो ये सिस्टम जो है एडवांटेज लेता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन का और इट इज ऑपरेटेड बाय RBI, इसे RBI द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अकाउंट होल्डर, अब ये यहीं पर ही खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, ये अगला छोटा सा सब टॉपिक है, एक तरीके से समझ लीजिए। द अकाउंट होल्डर कस्टमर है इज आल्सो इंटाइटल्ड टू विड्रॉ द मैंडेट डेबिट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज हर बैंकर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे LIC में आपका प्रीमियम कटता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अब ये प्रीमियम डिडक्ट नहीं करवाना चाहता हूं तो जो यूजर इंस्टीट्यूशन है LIC है, बिना LIC के इन्वॉल्वमेंट के भी आप बैंक के थ्रू अपना ये मैंडेट कैंसिल करवा सकते हैं, यही बात कही जा रही है। ये इंटाइटल हो रहा है विड्रॉ द मैंडेट डेबिट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज बैंकर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर इंस्टीट्यूशन, बिना यूजर इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट के भी आप अपना इंस्ट्रक्शन विड्रॉ कर सकते हैं। द विड्रॉल इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कस्टमर इन सच केसेस विल बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन इन चेक क्लियरिंग सिस्टम। तो ऐसे केस में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो जैसे चेक में स्टॉप इंस्ट्रक्शन इशू कर दी जाती है, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन अगर आप चेक में इशू करते हैं, CTS में इशू कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपके खाते से जो चेक है वो क्लियर नहीं होता है ना। CTS में चेक क्लियरिंग सिस्टम में अगर आप स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन इशू कर देते हैं तो वो भी वही बात है जो अगर आप मैंडेट विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, द डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेज वुड प्रोवाइड सच विड्रॉल ऑफ मैंडेट इन्फॉर्मेशन टू यूजर ऑन रिक्वेस्ट। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन यूजर को रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड करती हैं डेस्टिनेशन बैंक की ब्रांचेज। देयर वुड बी नो स्टिपुलेशन ऑन मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी पुट थ्रू। अब ध्यान रखिएगा कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जो है पुट की जानी है उसका कोई स्टिपुलेशन नहीं होता है ECS में। ठीक है, उसके अंदर एडवांटेज करोड़ों ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है फ्रेंड्स। ओके, उसके अंदर ECS के कौन कौन से एडवांटेज हैं
पहला, देयर इज नो नीड फॉर इशूइंग एनी चेक टू बेनिफिशियरी फॉर ईच पेमेंट एंड डेबिट इज मेड ऑटोमेटिकली। तो पहली बात, आपको बार बार चेक काट कर देने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपका खाते लोन का अकाउंट 20 साल तक चलना है, तो 20 साल में लगभग 240 महीने होते हैं और 240 महीने में 240 चेक आपको काट के देने की जरूरत नहीं है बैंक को, आपके खाते से पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। ईसीएस मैंडेट विल सफिश द पीरियड फॉर व्हिच मैंडेट इज गिवन। जो ईसीएस मैंडेट आपने एक बार साइन करके दे दिया है, वो 20 साल के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने मैंडेट दिया है, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, उतने साल के लिए वो चल जाता है। पेमेंट डिफॉल्ट विल नॉट हैपन इफ देयर इज सफिशिएंट बैलेंस। अगर सफिशिएंट बैलेंस आप अपने खाते में मेंटेन करते हैं तो पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। तीसरा, नो फॉलो अप नीडेड बाय बेनिफिशियरी एज पेमेंट इज रिसीव्ड ऑटोमेटिकली। इसमें बार बार फोन करके भी बताने की जरूरत नहीं कि सर आप आकर के चेक हमें दे जाइए, चेक दे जाइए, आपका खाता हम डेबिट कर लें, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर नो नीड ऑफ फॉलो अप, क्योंकि पैसा ऑटोमेटिकली खाते से डेबिट हो जाता है। हैसल फ्री फॉर मैंडेट इशूअर इट एज इट सेव्स हिम टाइम फॉर इशूइंग चेक फॉर ईच पेमेंट। ठीक है, तो परेशानी खत्म हो जाती है, जो मैंडेट इशू कर देता है उसको बार बार चेक जो है इशू करने की जरूरत नहीं होती हर एक पेमेंट के लिए। द प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल एज मैंडेट कैन बी चेंज्ड एंड आल्सो इन केस ऑफ डेबिट टू अनदर अकाउंट और डेबिट टू द हायर अमाउंट। तो मतलब प्रोसेस फ्लेक्सिबल होती है, मैंडेट को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अकाउंट ना डेबिट होकर के दूसरा अकाउंट डेबिट हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप अमाउंट घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे रिलैक्सेशन मिलते हैं फ्रेंड्स आपको। ईसीएस का एडवांटेज बहुत सारा है, बार बार चेक काटने की जरूरत नहीं है। अगर खाते में पैसा है तो अगर आपके खाते में पैसा है तो डिफॉल्ट भी नहीं होता है। बार बार फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है बैंक को या यूजर इंस्टीट्यूशन को बार बार फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। जो चेक काट करके परेशान हो रहा था उसको भी हैसल फ्री हो जाता है कि मुझे अब ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस फ्लेक्सिबल होती है, आप अपने मैंडेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी और अकाउंट से पैसा डेबिट करना चाहते हैं करवा सकते हैं, हायर अमाउंट से पैसा डेबिट कर मतलब खाता डेबिट करना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप है ईसीएस आपके समझ में आ गया होगा। इसमें भी खास करके फ्रेंड्स ईसीएस क्रेडिट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट समझ करके रखिएगा, ईसीएस डेबिट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट समझ करके रखिएगा। ईसीएस क्रेडिट वो होता है जब आपका एक खाता डेबिट हो रहा है, स्पॉन्सर बैंक का खाता डेबिट हो रहा है और मल्टीपल लोगों के खाते में पैसा क्रेडिट हो रहा है, तो वो ईसीएस क्रेडिट होता है। और इसका जस्ट उल्टा हो जाए, मल्टीपल लोगों का खाता डेबिट हो और आपके खाते में पैसा आ जाए, है ना, जैसे आपका वो जो LIC प्रीमियम वगैरह है, तो वो ईसीएस डेबिट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।